हेलो दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 वायु के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? वायु। आइए एक बार लाइन बाय लाइन इसको हम लोग जानते हैं। कहता है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। कहते हैं हमारी पृथ्वी के क्या है? चारों तरफ क्या है? वायु, ये घनी चादर की तरह क्या है? घिरी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल क्या है? इस पे निर्भर होते हैं। अगर वायुमंडल नहीं है तो कोई जीव जंतु नहीं बच पाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी क्या है? वायु। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के लिए हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा के लिए यह चादर ना हो तो हम दिन के लिए अपने समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमें कितना जरूरी है वायु। पहले तो सांस लेते हैं और सांस के बिना कोई जीव जंतु नहीं बच सकता। उसके लिए जरूरी है सांस लेने के लिए। वहाँ पेड़ है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आदमी है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। दूसरा में क्या करता है कि सूर्य जो है उससे जो भी हानिकारक किरणें निकलती है उसको भी क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे ओजोन। इस तरह से क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है कि आप जिंदा रहो भाई। फिर कहता है कि रात के समय क्या ठंड से जम सकते हैं। अगर ये न रहा वायुमंडल तो क्या होगा? रात के समय ठंड इतना ज़्यादा हो जाएगा और दिन के समय इतना गर्मी हो जाएगी कि आप मतलब जीवन क्या संभव नहीं हो सकता। दिन में गर्मी और रात को ठंड। कहता है कि आता है यह एक वायु राशि है जिसने पृथ्वी को तापमान को सहने के योग बनाया है। समझ गया कितना इंपॉर्टेंट है? आइए कुछ देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है वायुमंडल का संगठन पढ़ना है। क्या करना है? वायुमंडल का संगठन। कि आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। सही बात है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना उससे ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन से बहुत सारा गैस को भी अंदर लेके जाते हैं। क्या है? वो गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल में क्या है? सबसे बड़ा भाग है। और क्या है इसमें? और भी बहुत सारे। मेजर में क्या है? मेजर में आपको नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बाकी माइनर में है, छोटा छोटा, जिसे हम बताया गया है। अब देख सकते हैं ये आपको क्या है? ऑक्सीजन है 21%, 21%। और ये क्या है? आपको नाइट्रोजन है 78%। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है। देख सकते हैं। आर्गन कितना है? 0.93% है। वन सभी कितने हैं? 0.04% है। अब सोचिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर क्या मेजर बना रहा है। आपको वायुमंडल का मेजर भाग क्या है? दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कहता है कि इसके अलावा कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन है। ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। अभी आप देख लिए कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में क्या है? मौजूद है। अब चैप्टर जो है 4.1 आप देख सकते हैं, जो कि यही है। कहता है कि विद्युत रेखा को देखिए और उसमें पता लगाइए कि कौन सा गैस कितना है। अब देख लिए, आपको पहले बता दिया गया है, जिसमें वायु को विभिन्न क्या है? संगठन का प्रतिशत दिखाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाला क्या है? गैस है, जो 78% है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भाग ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है। वो सीधे वायु को नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की भाग हम लोग आपस अंदर लेके जाते हैं, लेकिन फिर उसको वापस कर देते हैं। ठीक है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पेड़ ऐसा नहीं करते हैं। वो सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। मृदा या कुछ पौधों के जड़ों के रहने वाले जीवाणुओं वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका क्या करते हैं? स्वरूप बदल देते हैं, जिससे हम लोग पौधे का प्रयोग कर सकें।
कहता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, उसलिए क्या चाहिए, उसके कुछ जीवाणु जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पेड़ को लेने में सहयोग करते हैं, ठीक है, जो कि उसको प्रयोग कर सके, कौन, पेड़ पौधे। आइए आगे बात करते हैं। उससे पहले यहाँ कुछ हम जानते हैं, कर लेते हैं एक बार। आइए देखिए, यहाँ कहता है कि आप जानते हैं, फर्स्ट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकृत ऊष्मा को पृथ्वी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब समझिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब वो कान में बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को क्या करता है, पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, पृथ्वी को गर्म रखता है। इसके अभाव में धरती क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी, और ये यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना लाभदायक है, अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो पृथ्वी क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है, और सोच सकते हैं। किंतु जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा का द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है। जो कार से, कारखानों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, वो क्या करता है, पृथ्वी को तापमान को, ऊष्मा को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, भूमंडलीय तापन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इतना समझिए, अगर पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है या भूमंडलीय तापन क्या है, तो आप ऐसे जवाब सकते हैं कि कल कारखाने से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, खास कर कार्बन डाइऑक्साइड, अब ध्यान रखिएगा, वो पृथ्वी क्या करता है, ऊष्मा को बढ़ाता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, पृथ्वी तापन होती है, उसको क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझिए, आगे चलते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमीनी बर्फ भी पिघल जाती है, क्यों पिघलेगी, ठीक है, जिसके परिणाम से समुद्र के जल स्तर में क्या होता है, वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। समझिए, अगर जल मालिक पर बर्फ जो है ना, आइस अगर पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में, और समुद्र में जाएगा तो समुद्र क्या लेयर बढ़ेगी, तो तटीय क्षेत्र में क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, जिसके स्वरूप क्या हो सकता है, कुछ पौधे और पशु को लुप्त हो जा सकते हैं। जो तटीय मैदान में है वहाँ तो लोग ही लुप्त हो जाएंगे, वहाँ घर भी लुप्त हो जाएगा। अगर 1 मीटर भी अगर पानी बढ़ गया ना, तो 1 मीटर में बहुत ऐसे द्वीप हैं जो क्या हो गए, पानी के अंदर समा जाएंगे, ठीक है, समझिए चीज को, तीर ठीक था। आगे आइए बात करते हैं। कहता है कि कहता है कि ऑक्सीजन वायु को प्रशुद्धता से मिलने वाली दूसरी गैस है, मतलब नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन दूसरी बड़ी गैस है 21%। मनुष्य और पशु वो सांस लेने वायु को ऑक्सीजन क्या होता है, प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य और पशु किसके ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, सांस लेने में, हरे पादप और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को बनाता कौन है, तो है हरे पादप। वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपको ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, समान बनी रहती है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाइए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मनुष्य भी नहीं होंगे। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन कौन दे रहा है, पेड़ पौधे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और लोग क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। इससे क्या है कि धरती पर संतुलन बना हुआ है, ठीक है। अगर संतुलन बिगड़ गया तो धरती भी बिगड़ जाएगा। कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ये हरे पादप अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन वापस दे देते हैं कि लो भैया तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत था तो वापस ले लो। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है, और गैस बराबर होती रहती है। मतलब इससे क्या होता है कि संतुलन बना रहता है, ठीक है।
इसे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि साधनों जलाने से गड़बड़ाता है। देखिए, अगर मनुष्य जो है ना वो ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे, और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले और मनुष्य उसको मतलब ऑक्सीजन छोड़ दे, तो इससे क्या होगा कि संतुलन बना रहेगा। संतुलन बिगड़ता कहाँ है भैया, इसको समझिए। संतुलन बिगड़ता जब है जब क्या हो, कल कारखाना, ठीक है, कोयला, खनिज तेल, ये सब जब जलाइएगा ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, और उतना पेड़ तो है नहीं, पेड़ तो काटते जा रहे हैं, तो संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा 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 भाई। इसको अगर आपको संभालना है तो आप पेड़ को ज़्यादा लगाइए, ठीक है। और खनिज तेल, कल कारखाना थोड़ा सा मतलब क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन क्या है, कहता है कि ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगा, बदलाव कर देगा, और जलवायु प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए अपने जीने का उपेक्षा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते जब वायु गर्म होती है, आइए आप कुछ जानते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब वायु गर्म होती है, ठीक है, तो फैलती है और हल्की होकर क्या ऊपर उठती है, और ठंडी वायु सघन होकर भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जब गर्म वायु को ऊपर उठने और आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र कहलाती है। देखिए, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल समझा देते हैं, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, कहता है कि ये मान लीजिए का वो धरातल है, ठीक है, थोड़ा पेन थोड़ा है, ये धरातल आपका, यहाँ मान लीजिए सनलाइट आपको पड़ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, तो सनलाइट अगर पड़ेगा यहाँ पर तो यहाँ का वायु क्या होगा, हीट होगा, क्या होगा, हीट होगा। जब हीट होकर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इधर से, तो इधर आसपास का जो वायु है इधर का, ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा घेरेगा, ठीक है, यहाँ से, समझ गए। और फिर ये क्या, फिर गर्म हुआ और ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वायु चक्र कहते हैं, ठीक है। मतलब गोल गोल घूमते रहेगा, चक्राते रहेगा, समझ गए। आइए आगे बात करते हैं। ये आपको वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना कैसा है, ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें क्या कहता है, कहता है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित किया गया है। कितना परतों में विभाजित किया गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है और ऊपर तक जाती है। सबसे पहला जो है ना वो है क्षोभ मंडल, ठीक है, वो क्या है, क्षोभ मंडल है। दूसरा क्या है, समताप मंडल है, ठीक है। तीसरा क्या है, मध्य मंडल, वाह वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये 5 है, 1 2 3 4, ये 5 है, ठीक है। अब एक एक करके इन लोग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक है। आइए क्षोभ मंडल यहाँ चलते हैं, एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ में दिखाते हैं। ये आपका क्या है, अर्थ, सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या है, क्षोभ सीमा, यानी यहाँ से आप सीमा इसका समाप्त हो चुका है। अब ऊपर आएंगे, ऊपर से क्या होगा, समताप मंडल, ठीक है। ओजोन देखिए यहाँ पे, ओजोन मंडल किस में पड़ता है, समताप मंडल में, ओजोन, ठीक है। ये क्या है, समताप सीमा। फिर क्या होता है, मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा हो गया। फिर क्या है, ये है वाह वायुमंडल, और ये क्या है, बहिर्मंडल, ठीक है। लास्ट में क्या है, बहिर्मंडल। अब एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। आइए, कहते हैं क्षोभ मंडल, कहते हैं यहाँ परत जो है ना वायुमंडल का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण परत है और सबसे नीचे है, यानी धरातल पे है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ना वो 13 किलोमीटर है। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। औसत ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु को क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी में होता है, जैसे में वर्षा होना,
कोहरा होना, ओला वर्षण होना। और इस पदार्थ में क्या होती है, वायुमंडल को उड़ाना, मतलब वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती है, ठीक है, लगभग लगभग। फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वायुमंडल की सघनता धीरे धीरे कमती है। आइए इसमें बात करते हैं, समताप मंडल की बात करते हैं। कहता है समताप मंडल जो है ना, ये क्षोभ मंडल क्या है, ऊपर है, ठीक है। अब जान रहे हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को समताप मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है ना वो कितना है, 13 किलोमीटर है, याद रखिएगा तब, ठीक है। पहला अगर क्षोभ मंडल का है तो 13 किलोमीटर है, लेकिन अगर समताप मंडल का है तो फिर 50 किलोमीटर है, ठीक है। कितना, ये 50 किलोमीटर है ऊंचाई तक पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर नहीं तो एक और यहाँ ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्षोभ सीमा है। इसके आगे भी थोड़ी हो सकता है ये क्षोभ मंडल। इसके जस्ट ऊपर कौन है, समताप सीमा, और ये क्षोभ सीमा के बीच में कौन सा पड़ता है, समताप मंडल पड़ता है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं को लगभग मुक्त होती है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें क्या, बादल और मौसम संबंधी घटना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। इसमें बादल और मौसम घटनाएं बिल्कुल मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए होता है आदर्श होती है। देखिए, हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो कहाँ उड़ता है, इस समताप मंडल में उड़ता है। उसका कारण क्या है, क्या मौसम घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस, ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओजोन गैस जो पाया जाता है, आप यहाँ देखिए जस्ट दिखाए थे ओजोन गैस, देखिए है ना, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सूर्य की जो भी किरण आता है ना हानिकारक है, उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, उसको हमारे क्या, हमारी जान को रक्षा करता है, ठीक है। अगर पूछे कि ओजोन परत किसमें पड़ता है, कौन सा मंडल में, तो वो है समताप मंडल में, याद रखिएगा। नीचे आते हैं मध्य मंडल, यानी समताप मंडल के बाद कौन आता है, मध्य मंडल। यह तीसरी परत है, ठीक है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, बस सही है। लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। ये कितना है, 80 किलोमीटर। अभी हम दो चीज पढ़ चुके हैं, एक 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और एक क्या है, 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला इस उल्का पिंड इस पर आने के बाद क्या होता है, जल जाते हैं। जो ऊपर से जो आता है ना अंतरिक्ष से, जो भी उल्का पिंड, वो यहाँ के जल जाता है, किसमें, मध्य मंडल में, राइट। आगे चलते हैं, वाह मंडल। यह वाह मंडल जो है, यह बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक क्या होता है, तीव्र से बढ़ता है। अच्छा, इसमें तापमान क्या होता है, बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग का है, जिसमें 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कितना ये, आयन मंडल परत का इसी का भाग है। आयन मंडल जब पढ़ना है, इसी का परत है, ठीक है, किसका, वाह मंडल का। और इसकी जो ऊंचाई ना है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है आयन मंडल में, रेडियो संचार, रेडियो संचार के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ से जितने भी रेडियो का फ्रिक्वेंशन क्या पृथ्वी पे आती है। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंग इस द्वारा पुनः क्या पृथ्वी पर परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग गाना हो जाते हैं, जैसे फोन से बात कर रहे हैं या वीडियो आपको देख पा रहे हैं, तो कैसे हो पाता है, ये क्या होता है, आयन मंडल फ्रिक्वेंशन जाता है, वहां से क्या पृथ्वी पर वापस आता है, ठीक है। हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। आइए बहिर्मंडल देखते हैं, सबसे लास्ट और सबसे ऊपरी परत। कहते हैं वायुमंडल सबसे ऊपरी परत क्या बोलते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक है। वायु की पतली परत होती है, ये हल्की गैस से, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ अंतरिक्ष में तैरती रहती है। देखिए कहता है कि बहिर्मंडल में कौन से सबसे हल्की गैस, भारी गैस तो पृथ्वी के नीचे ही रहेगी, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, लेकिन हल्की गैस कहाँ आता है, सबसे लास्ट में। ये हीलियम जैसे हाइड्रोजन सब क्या होता है, सबसे लास्ट तक थोड़ा थोड़ा रहता है, ज़्यादा नहीं, मतलब मान्य स्थिति में रहता है, ठीक है। आइए तो इस बार हम फिर इससे अध्ययन करते हैं एक बार। ये है क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक है। ये आपको माउंट एवरेस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि देखिए ये है आपका टेम्परेचर का सिंबल, ठीक है। और जैसे जैसे आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो ऊपर जाइएगा तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर लगभग लगभग क्या होता है, सम रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल बोलते हैं। ये लगभग लगभग क्या है, फिर इधर कम गया, फिर इधर कमते कमते बढ़ रहा है ना। अब देख लीजिए टेम्परेचर का स्थिति क्या हो रहा है,
इसमें कमता है, इसमें लगभग इक्वल रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कमता है, फिर बढ़ता है, फिर कमता है। इस तरह से क्या होता है, टेम्परेचर कम बेसी होते रहता है। आइए, हम लोग कहाँ थे अभी, जस्ट अच्छा यहाँ तक हो गया था। कुछ और छूट तो नहीं रहा नहीं, ठीक है। आइए जानते हैं मौसम और जलवायु। मौसम क्या है और जलवायु क्या है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है, कहता है कि आप बता सकते हैं क्या आज वर्षा होगी, आज का दिन साफ होगा? कोई बता सकता है क्या धूप निकलेगी? कितनी ही बार आपने क्रिकेट प्रेमियों को मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क है, उसके सभी स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन स्थिति होती है। मौसम सीधा समझिए, मौसम में क्या होता है कि आज का दिन कैसा हो सकता है, आज धूप होगी, बारिश होगा, कि मतलब धूप नहीं होगा, बादल छाएगा, तो ये सब क्या है, ये मौसम है। मौसम अल्प समय के लिए होता है। ठीक है, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र और गर्म जो मौसम होता है ना, वो शरीर क्या है, चिड़चिड़ा बना देता है। अच्छा व्यवहार, अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम, उसी स्थान पर किसी जलवायु बदलता है। देखिए, आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, मौसम क्या होता है कि दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। आज का मौसम क्या है, कल का मौसम कुछ और हो सकता है। आज अगर बारिश है तो कल धूप भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्थिति को एक लंबे समय तक, लगभग 30 साल से ऊपर, लगभग 30 साल से ऊपर जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी जगह का मौसम के बारे में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जलवायु में बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक लंबे लेकिन दीर्घकाल तक, क्या बोल रहा है, दीर्घकाल तक किसी स्थान का औसत मौसम को अगर मेजरमेंट करते हैं, पता लगाते हैं, उसी स्थान को क्या हो जाएगा, वो जलवायु बदलता है। क्या यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है? क्या आप बता समझ गए कि मौसम और दैनिक प्रोनाउन क्यों करते हैं हम लोग? हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। चीज़ को समझ गए कि हम लोग मौसम के दैनिक प्रोनाउन क्यों करते हैं? नहीं बोलते कहीं लगता है यार बारिश हो सकता है, लेकिन शायद बारिश ना भी हो, ये क्या है, अनुमान है। लेकिन बदलना किसको है, मौसम को, जलवायु को नहीं। जलवायु एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, आइए, क्या आप जानते हैं, यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितना 2 अरबों भाग क्या होता है, पृथ्वी को प्राप्त करते हैं। सोचिए, वहां से अगर सूर्य से चला होगा 2 अरब, उसका 1 भाग ही हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त होती है। किसको, पृथ्वी पर, धरातल पे। आइए आगे बात करते हैं, तापमान के बारे में बात करते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं ना, वहाँ वायुमंडल का तापमान होता है। ठीक है, वायु मौजूद क्या है, ताप और शीतलता के परिणाम को क्या हो, तापमान कहते हैं। देखिए, तापमान क्या है, वायु को गर्म होना, वायु को ठंडा होना, वो क्या है, वायु का तापमान है। यहाँ देखिए, ताप और शीतलता, यानी गर्म होना और ठंडा होना क्या है, वायु का तापमान कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलती, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे दिन में गर्मी होता है और रात में क्या होता है, ठंड होता है। ऐसा सिर्फ दिन और रात में नहीं होता है, ऋतु के अनुसार, ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में क्या है, वायु का तापमान बदलते रहता है। ठीक है, बात को समझ गए, आगे चलते हैं। अब है आतपन क्या है, यहाँ बताया गया, कहता है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जो तापमान के वितरण के प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाला यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी को रोक लेती है, उसे क्या बोलते हैं, आतपन। यानी आतपन मतलब समझ जाइए कि जो पृथ्वी से ऊर्जा आती है ना, जो पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से जो ऊर्जा आएगा, मतलब सूर्य से जो भी ऊर्जा आएगा ना, वो पृथ्वी अगर रोक लेती है, उसको क्या बोलते हैं, आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आतपन। राइट, आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि सूर्य जो है ना, वो ध्रुवों पर क्या होता है, हमेशा लंबवत होती है। वहाँ हमेशा 365 दिन क्या होता है, उसको प्रकाश मिलता है, तो वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा।
वहाँ ज़्यादा ऊष्मा होगा, लेकिन जैसे ध्रुव पर बढ़िएगा तो क्या होगा, वहाँ घटते जाता है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है, घटता भी जाता है। ठीक है, आइए यहाँ क्या है, क्या बात हम देखते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, तापमापी है। ठीक है, जो तापमान मापने का काम करता है। ये क्या है, वायु दाब मापी है, जो वायु को दाब को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, ये वर्षा मापी है, जो वर्षा को मेजरमेंट करता है। ये वात दिग्वर्धी मतलब समझते हैं ना, पवन की दिशा को मापने का काम करता है ये। ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। आइए, क्या आप समझ गए होंगे कि कहते क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव के बर्फ से क्यों ढके होते हैं? क्योंकि वहाँ सूर्य क्या होता है, उष्मा कम मिलता है। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं हो पाएंगी। अगर कहता है कि पृथ्वी अगर उष्मा अगर बढ़ जाए तो कोई भी फसल तो उग ही नहीं सकता है। गाँव के अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, गाँव के अपेक्षा नगरों में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी ये सड़कें जो होता है ना, पक्की सड़कें जो चिप वगैरह लगे होते हैं, और धातु कंक्रीट बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय उसमें क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं। देखिए ऐसा फील्ड क्या है, जिससे क्या होता है, जो बना हुआ था पक्की सड़कें ना, पक्की सड़कें पक्की मकान वो जल्दी गर्म होते हैं, जिससे कारण से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। ऐसे देखेंगे। और गाँव में क्या है, नॉर्मली कच्चे मकान होते हैं। ठीक है, और कच्ची सड़कें भी होती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है। कहते हैं नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन क्या होता है, वायु को रोक लेती है, और जिससे नगरों का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि इतने बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, जो को मतलब क्या कहते हैं, वायु आपको पता ही नहीं चलेगा उस वक्त पर। आइए कुछ जानते हैं इस बारे में, देखते हैं। क्या आप जानते हैं तापमान मापने के मानक इकाइयों डिग्री सेल्सियस से? यस, जो भी हम तापमान मेजरमेंट करते हैं किस में मापन करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, जिसका आविष्कार किसने किया है, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया है, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है, सेल्सियस पौने पर जल क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, जो बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, और 100 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ उबलने लगता है। ठीक है, अब आते हैं वायु दाब। कहते हैं कि वायु दाब क्या है। यहाँ जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे पृथ्वी को उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी जितनी भी चारों तरफ से जो वायु है हम पे दाब लगाता है शरीर पे, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। इसका कारण है कि हमारे भी शरीर में क्या है, विपरीत बल लगाता है। जो हमारा ब्लड है, ब्लड जो है ऊपर से दाब लगाता है कि उसका अभाव आपको होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं में लगता है, और हमारा शरीर क्या करता है, उसे विपरीत बल लगाता है कि हम ढोकने नहीं देंगे तुमको। क्या समझ लिया तुम? पृथ्वी की सतह पर वायु को भार लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु को भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या बोलते हैं, वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाली दाब तेजी से गिरती है। जितना जितना ऊपर जाइएगा वायु दाब क्या होगा, घटते जाएगा। समुद्र पर स्तर पर वायु दाब क्या होता है, स्वाधिक होता है। समुद्र का जो स्तर होता है ना, उस पर क्या होता है, वायु दाब अधिक होता है, और जैसे ऊंचाई जाइएगा दाब क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु दाब के द्वारा प्रभावित होता है। कहते हैं वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप भी क्या करता है, डिपेंड करता है वायु का दाब कितना होगा। जहां ताप ज़्यादा होगा वायु दाब वहां क्या होगा, कम होगा, और जहां ताप कम होगा वायु दाब वहां क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे भी की पॉइंट काम करेगा। अधिक तापमान क्षेत्रों में, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर क्या ऊपर उठती है। ठीक है, और निम्न दाब क्या होता है, नीचे आती है। इसलिए होता रहते हैं कि मान लीजिए कब थोड़ा सा यहाँ होते हैं, मान लिया जाए कि ये अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ क्या है,
ज़्यादा अगर ताप मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा। इसका कारण क्या है, यहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठेगा। और मान लीजिए कि यहाँ दाब क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ ताप क्या है, कम है। इसका वाइस वर्सा, उल्टा समझ लीजिएगा, ताप जहाँ ज़्यादा वहाँ दाब कम, और जहाँ ताप कम रहेगा वायु दाब वहाँ अधिक होगा। चलिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। कहता है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होता है, ठंडी होती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ भारी होती है, क्या होता है, वहाँ वायु क्या होगा, भारी होगा, और भारी वायु क्या होगा, निम्नलिखित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाता है, वहाँ दाब क्या होगा, अधिक होगा, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। ये भी कारण याद रखिएगा, उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ क्या होगा, आकाश होगा। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए वायु जो है ना, सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक है, कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, वो इसको भी देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि चांद के पार वायु नहीं है? क्या चांद पे वायु नहीं है? या तो यहाँ का वायु दाब भी नहीं हो सकता, जहाँ वायु नहीं वायु दाब कैसे हो सकता, नहीं होगा। या अंतरिक्ष यात्री जब भी चांद पर जाएंगे ना, तो एक विशेष प्रकार क्या बोलते हैं, सुरक्षित हवा भरा हुआ एक पोशाक पहनते हैं, जो क्या हो, वहाँ वायु क्या करेगा, वो दाब को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अगर ऐसा पहन कर अगर नहीं जाएंगे तो क्या उसके बल अगर नहीं लगेगा वायु दाब, तो क्या होगा, उसका नस से जो है ना सिराएं वो फट सकता है, और अंतरिक्ष में क्या होगा, उसको मौत हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा कोई खास नहीं था। आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं पवन। क्या बात करते हैं हम लोग, पवन। कहते हैं पवन क्या है, कहते हैं उच्च दाब क्षेत्र से, जहां उच्च दाब क्षेत्र होगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु गति क्या बोलते हैं हम लोग, पवन बोलते हैं। मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र से जो गति के साथ जो वायु को बहता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पवन बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं। जब यहाँ सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती है और तूफान के समय पेड़ों को क्या करता है, उखाड़ के फेंक देता है, तो कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल और धुएं उड़ाते हैं तो देख सकते हैं कि पवन कैसे चलती है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि उसकी विपरीत दिशा से चलने वाला कठिन हो जाता है, मार को उड़ा देगा। अगर आप 2 kg के हैं, आपको हवा उड़ा कर फेंक देगा बाहर। ठीक है, इसलिए खाइए पीजिए और तंदुरुस्त रहिए। आपने अवसर का अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, क्योंकि छाता को उड़ा देगा। 3 अन्य उदाहरण भी सोचिए जो आपको जीवन में अगर ऐसा कुछ मिला हो, जब तेज पवन के कारण आपके समस्या उत्पन्न हुई हो। ठीक है, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार की विभाग किया जा सकता है। आइए देखते हैं, इधर थोड़ा जानते हुए देख लेते हैं। पवन का नाम उसके आने का दिशा से निर्धारित किया जाता है। पवन जिस दिशा से आएगा उसी दिशा को उसको नाम बोला जाएगा। अगर मान लीजिए पवन इधर मान लीजिए पूरब है, ठीक है, अगर पवन इधर से चल रहा है तो उसको बोलेंगे पूर्वी पवन। ठीक है, अगर इधर से चला तो मान लीजिए पवन ऊपर से चला गया तो इसको उत्तरी पवन बोलेंगे, नीचे गया तो पश्चिमी पवन बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह आपको बताना है कमेंट में कि जो मानसून है उसका कौन सी दिशा है। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। कहता है पवन कितने प्रकार यहाँ आता है, था विभाग किया गया था 3 प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं अध्ययन करते हैं 3 प्रकार कौन कौन हो सकते हैं। एक होता है अस्थायी पवन, जो बिल्कुल अपने विचारधारा नहीं बदलता भैया, जो है सो है, जोन दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलेगा। कहते हैं व्यापारिक जो होते हैं ना, पश्चिमी और पूर्वी पवन एक अस्थायी पवन है, जो साल भर क्या होता है, एक निश्चित दिशा में चलते हैं, वो अपना दिशा को बदलते नहीं है। एक होता है मौसमी पवन, जो मौसम के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, जिसे भारतीय मानसून पवन है। ठीक है, तीसरा क्या, स्थानीय पवन, जो स्थान पर सिर्फ उसी स्थान में चलेगा। ठीक है, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र या वर्षा या दिन के किसी विशेष समय के लिए चलती है, हमेशा नहीं चलता है, मौसम के अनुसार। उदाहरण के लिए आस्था समीर या समुद्री समीर, क्या आपको भारत में वैसा कोई पवन याद है, वो है लू। ठीक है, जो गर्मी के समय चलता है।
सिर्फ उत्तरी भारत में चलता है, दक्षिणी भारत में नहीं चलता, ये सिर्फ उत्तरी भारत में। ये क्या है, स्थानीय पामले है। ठीक है, ये मैप के बाद थोड़ा देख लीजिए क्या बोल रहा है मैप। कहता है ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसमें हम लोग को यहाँ सबसे निम्न दाब होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, और जब ज़्यादा पड़ेगा इस एरिया में तो क्या होगा, ये यहाँ ज़्यादा होने से आपका निम्न दाब हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोलड्रम। ये आपको यहाँ से यहाँ के बीच में देख सकते हैं, ये वाला पेटी देखिए, ये क्या है, उत्तर पूर्वी विपरीत पर यहाँ चलती है, इधर से देख लीजिए, और इधर से क्या होगा, दक्षिण पूर्वी विपरीत पवन चलेगी। ठीक है, ये जो होगा ना, उस पोस्ट में उच्च दाब है, यहाँ पर दाब क्या है, अधिक है, और इधर सेम इधर भी ये दाब क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सनातन पछुआ पवन, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको आधो ध्रुवीय निम्न दाब है, यहाँ निम्न दाब क्षेत्र है, और ये ध्रुवीय पूर्वी पवन है, और ये क्या है, लास्ट में उच्च दाब है, इसलिए उसमें क्या है, उच्च दाब है। ठीक है, समझ होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ चक्रवात के बारे में पढ़ाया गया है, इसको भी थोड़ा एक बार अध्ययन कर लेते हैं। भारत के कहते चक्रवात का आवेश, प्राकृतिक आवेश क्या है, कहते भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात को खतरा बन रहा था। हमेशा चक्रवात आता ही रहता है, आप जानते होंगे। कहते 17 या 18 अक्टूबर 1999 की बात है कि 5 जिलों में चक्रवात आया। ठीक है, और 29 अक्टूबर 1900 में एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य को एक बड़े भागों का तबाही मचा दिया था। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा का और ज्वारीय का परसों से हानियाँ बहुत ज़्यादा हुआ। 260 किलोमीटर प्रति घंटा चला, और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक क्या रहा, चलती रही। और ये तीव्र वेग के वाली ये पवन के पेड़ों को क्या कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, नहास का तांस कर दिया, घर उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया। अनेक अधिक पवन क्या कर दिया, भवनों को उजाड़ कर फेंक दिया, छत्ते उड़ा दिया, विद्युत आपूर्ति को क्या किया, टेलीफोन लाइन को सबको काट कर नष्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं चक्रवात आया तो कितना तबाही मचाता है। नॉर्मली तो उड़ीसा में चक्रवात आते ही रहता है, आंध्रा कोस्ट पे वगैरह पे। चक्रवात के फल से लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण ठंडी उठी ज्वारीय तरंगें का क्या होगा, स्थल से 20 किलोमीटर तक आ गई। सोचिए कितना हानि हुआ होगा। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक क्या तबाही हुआ, और 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी फसलें क्या हुआ, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। बहुत तबाही, कोस्टल तो बहुत रहना मुश्किल है। 25 अक्टूबर 1919 को पूर्वी देखिए 25 अक्टूबर 1919 में पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट एक थाईलैंड में खाड़ी में आपदा के कारण चक्रवात क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ता गया। गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बाल्कीकुंडा के बीच क्या हुआ, इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लोग प्रभावित हो गए। 130 लाख लोग नहीं, लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई, और धान, सब्जियां, फलों क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रकोष्ठ के उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य भूमि वो क्या हो गया, बंजर हो गया, अनुपजाऊ हो गया। अब कई साल तक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। साल, सागवान, बांस के बागवान विशाल पूछे तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव वन क्या हो गया, लुप्त हो गया। सोचिए मैंग्रोव वन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगला चैप्टर जो है, अगला जो टॉपिक है वो है कि आर्द्रता। आर्द्रता क्या है देखते हैं। कहते हैं आर्द्रता, जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों को वाष्पित होता है तो वह एक जलवाष्प में बन जाता है। देखिए जब भी पृथ्वी पर क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ का पानी भी क्या होगा, वाष्पित होगा। ठीक है, और वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर जाएगा। वायु किसी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब भी जलवाष्प का कहाँ, वायु के बीच में कितना मात्रा में जल है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं।
जब वायु जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाता है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। दिन के समय अगर ज़्यादा हुआ तो दिन, ज़्यादातर दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है जलवाष्प धारण करने की क्षमता क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, इस प्रकार और अधिक आर्द्रता हो जाती है। ठीक है, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना भी नहीं सूखता है भैया, बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं, आलसी महसूस करते हैं, चिपिर चिपिर करते रहता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है और ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जब ऊपर क्या टेम्परेचर कम है और जलवाष्प संघनित हो क्या होगा, ठंडा होकर जल की बूंदें बन जाती है। ठीक है, और बादल इन्हीं जल बूंदों की एक समूह होता है, समझ गए। जलवाष्प होगा तभी तो बादल बनेगी और तभी तो पानी होगा, और पानी होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु को तैर ना सकता है, और तब जा क्या हो जाता है, वर्षण हो जाता है। ठीक है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। अब देखें आकाश में लगेगा कि जहाज जा रहा था, पीछे पूरा पूरा एक लाइन छोड़ते जा रहा है। इसका कारण क्या है, इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाता है। ठीक है, वायु को गतिमान ना सहने की स्थिति में या संघनित नमी क्या होगा, कुछ देर के बाद यह एक पथ के रूप में दिखाई देगा। जब पीछे छोड़ते गए जेट तो वहीं रुक गया, वहीं रुक के क्या होगा, वो बर्फ के जैसा दिखने लगता है क्योंकि संघनन बन जाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ठीक है, ज़्यादातर मौसम जल, भौम जल, वर्षा जल नहीं प्राप्त होता है। पौधे का जल संचय में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो जल क्या होता है, अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता है, और निचले इलाके में बाढ़ के कारण यही बनता है। ठीक है, क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक सामान्य वर्षा, प्रवर्ती वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है, आइए, कहता है कि पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा न हुआ तो कुछ नहीं होगा। इससे धरातल को तारे जल प्राप्त होता है, और यदि वर्षा कम हो तो जल की मात्रा कमी और सूखा हो जाता है। इससे विपरीत क्या होगा, वर्षा अधिक होता तो बाढ़ आ जाती है, आदमी की किसी में जीवन नहीं है। ठीक है, वर्षा का दूसरा रूप क्या होता है, हिमदृष्टि और ओला भी होता है। ठीक है, चलिए, यह प्रवर्ती वर्षा का कारण देखिए, पौधे ऊपर जाएगा और वर्षा करवाएगा टक्कर के। ठीक है, ये चक्रवाती वर्षा है, जो क्या होता है, जो समुद्र से इधर जाती है। ठीक है, और आ गई। ये सामान्य वर्षा है, जो ऊपर ठंडा होता है और नीचे बारिश करवाता है। चलिए, और कुछ इसमें छोटा नहीं, वीडियो लंबा होते जा रहा है। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।